हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 30। हमारा जो टॉपिक है वो वही है विकास को प्रभावित करने वाले कारक और सिद्धांत। जो पार्ट 1 था, इसमें हम प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में मैंने क्लियर कर दिया था। आज जो हमारा टॉपिक जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी सिद्धांत, कि विकास के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से होते हैं। और इसमें एक दो हेडिंग और आएंगी, विकास और अधिगम, इन सभी के बारे में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के अंदर आता ही है। इसलिए मैं ये चीज़ बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं हम। इसमें जो सिद्धांत थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम आज बात करेंगे प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो हमारी हेडिंग आती है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो बाल विकास है, बच्चों का जो विकास है, इसको प्रभावित करने वाले हमारे बहुत सारे कारक होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और आप देखना कि जो 27 फ़रवरी को आपका एग्ज़ाम होगा उसमें इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें आनुवांशिकता, सेकंड पॉइंट है पर्यावरण, थर्ड है यौन। जो इसमें आनुवांशिकता है ये इम्पोर्टेंट है, मैंने लिखा भी हुआ है, आप भी लिख लेना, ये इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 4 है आपका व्यायाम व स्वास्थ्य, 5 आता है हार्मोन्स, 6 आता है पोषण, नेक्स्ट आपका 7 आता है पारिवारिक प्रभाव, जिसको हम परिवार भी बोल सकते हैं। 8 आता है आपका भौगोलिक प्रभाव, 9 है आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति, 10 नंबर पे आता है सीखना और सुदृढ़ीकरण, 11 पे आता है बुद्धि। ये जो जितने भी हैं ये आपकी जो हेडिंग्स आ रही हैं ये सब क्या हैं, बाल विकास को प्रभावित करती हैं। 11 पे आता है बुद्धि, 12 पे आता है ग्रंथियों का स्राव, 13 है आपका संस्कृति। तो ये सभी के सभी क्या करते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले क्या हैं, कारक। तो हम इन सब के बारे में 1 बाय 1 करके हम थोड़ा क्लियर करेंगे कि ये होता क्या है, किस तरीके से प्रभावित करता है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा आनुवांशिकता। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा आनुवांशिकता। तो इसमें क्या होता है कि जो आनुवांशिकता है वो माता पिता से बच्चों में उनके जीन के माध्यम से शारीरिक विशेषता का संचरण है। मतलब कि जो आनुवांशिकता होती है ये माता पिता से किसके अंदर आती है, बच्चों में आती है। उनके किस चीज़ के माध्यम से आती है आपकी, तो आपका ये किस चीज़ के माध्यम से आती है, ये आती है जीन के माध्यम से। जो जीन होते हैं इसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या है, माता पिता से किसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, वो जाती हैं बच्चों के अंदर। तो ये शारीरिक रूप के सभी क्या होते हैं, पहलू होते हैं एक तरह से। जैसे कि इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं जैसे लंबाई, ठीक है, जैसे ऊंचाई हो सकती है, वजन हो सकता है, शरीर की रचना, संरचना जो है वो हो सकती है इसमें, आँखों का रंग, बालों की बनावट, मीन्स बहुत सारी चीज़ होती हैं जो हमारे माता पिता से या हमारे दादा बाबा जो होते हैं उनसे किस में आती है, बच्चों के अंदर आती है। आपने देखा होगा मोस्टली देखा होगा कि किसी बच्चे के जो माता पिता होते हैं उनकी आइज़ कैसी होती हैं, कहरी होती हैं। तो उनके बच्चों में भी वो आनुवांशिकता के जो हैं एक तरह से जो जीन के माध्यम से गुण आ जाते हैं। तो बच्चों में भी आपने देखा होगा कि उसकी आँख भी कारी होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बौने होते हैं, उनके पेरेंट्स की भी हाइट क्या होती है, छोटी होती है। तो ये होता है जीन का माध्यम, कि जीन के माध्यम से जो शारीरिक विशेषताएं होती हैं उनका क्या होता है, संचरण इसमें होता है। क्लियर हुआ आपको। इसमें क्या होता है, ये शारीरिक जो रूप हैं, विशेषताएं हैं, इनका तो संचरण होता ही होता है। इसमें बुद्धि और जो योग्यता है उसको भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है।
लाइक जैसे मोटापा, मधुमेह जैसी जो बीमारी और स्थिति भी क्या है, जीन के माध्यम से भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा अगर किसी के पेरेंट्स मोटे होते हैं या किसी पेरेंट्स को हृदय से रिलेटेड रोग होता है तो उनके बच्चों को भी वो बीमारी हो सकती है। जीन के थ्रू ही क्या होता है, वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जिससे बच्चे की क्या है जो वृद्धि होती है और जो बच्चे का जो विकास होता है वो क्या है, विकास पर क्या है एक तरह से प्रभाव पड़ता है। ओके, लेकिन जो पर्यावरणीय कारक और पालन पोषण जीन में पहले से मौजूद गुणों से क्या होते हैं, सबसे को सामने ला सकते हैं। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मीन्स आपको ये याद रखना है बस कि आनुवांशिकता का मेन जो मतलब है वो क्या है, मीनिंग क्या है, कि इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें जीन के थ्रू क्या आते हैं, माता पिता की शारीरिक विशेषता का गुण आते हैं, उनका संचरण होता है। ओके, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो टॉपिक से रिलेटेड, हेडिंग से रिलेटेड, तो वो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इसमें हमारी हेडिंग आती है, सेकंड हेडिंग आती है इसमें हमारी पर्यावरण। तो जो पर्यावरण है वो बाल विकास को किस तरीके से प्रभावित करता है। पर्यावरण जो है वो बच्चों के विकास में क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है वो भूमिका निभाता है। और यह बच्चे को मिलने वाली क्या होती है, एक तरह से शारीरिक और जो मनोवैज्ञानिक उत्तेजना का क्या होता है, एक तरह से योग जो है उस चीज़ को दर्शाता है। आपने देखा होगा कि बचपन के जो शुरुआती जो विकास को प्रभावित करने वाले कुछ क्या होते हैं, पर्यावरणीय कारक होते हैं, जो बच्चों के रहने की जगह के जो भौतिक परिवेश है, हमारा भौगोलिक परिस्थिति है, साथ ही जो सामाजिक का जो वातावरण होता है या फिर परिवार होते हैं या फिर साथी के साथ क्या होता है, इन सब का संबंध शामिल होता है। ओके, तो एक तरह से हम यही कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है उसका बाल विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा यौन। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी यौन से संबंधित। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बच्चों के लिंग हैं वो बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला क्या है, एक कारक होता है। ठीक है, यौन का मतलब यहाँ यही है कि बच्चों के क्या होते हैं, लिंग होते हैं, वो बच्चों की जो शारीरिक जो भी वृद्धि हो रही है उसके अंदर जो भी विकास हो रहा है उस सबको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। लड़के और जो लड़कियां होती हैं वो अलग अलग तरीक़ों से बढ़ते हैं, खासकर यौवन के जो करीब होते हैं। आपने देखा होगा कि लड़के क्या हैं, लड़की की तुलना में लंबे और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। कि जो लड़के होते हैं वो क्या होते हैं, वो लंबे होते हैं, मोस्टली लंबे होते हैं और शारीरिक रूप से क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। शारीरिक रूप से कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं और क्या होते हैं, लंबे होते हैं लड़कियों के अकॉर्डिंग। मीन्स लड़कियां भी लंबी होती हैं लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा कि लड़कों की जो हाइट है वो लंबी होती है। ठीक है, लेकिन तो ये है आपका यौन से संबंधित। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका व्यायाम व स्वास्थ्य। यहाँ पे जो व्यायाम का जो मीनिंग है कि व्यायाम का जो तात्पर्य है वो उस चीज़ से है कि सामान्य जो खेल के समय और खेल गतिविधि से है। ठीक है, कि जो शरीर को मांसपेशियों को ताकत बढ़ाने में या फिर जो हड्डियाँ होती हैं उसके द्रव्यमान को बढ़ाने में मदद करती है। अगर उचित व्यायाम होगा, इसमें क्या है, अगर हमारा क्या है उचित व्यायाम है, ठीक है, अगर उचित व्यायाम है तो बच्चे को अच्छी तरह से क्या करेंगे, बढ़ने का क्या है मौका मिलेगा, कि बच्चा जो है अच्छे तरीके से क्या है बढ़ पाएगा और समय पर ही या फिर जल्दी ही जो मील के पत्थर हैं एक तरह से बोल सकते हैं उसको हासिल करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। ठीक है, और वो इतना मजबूत हो जाता है या प्रतिरक्षा प्रणाली को वो इतना मजबूत कर लेता है कि वो बीमारियों से भी लड़ सकता है। और आपने मोस्टली देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो घर के बाहर खेलते हैं तो उनको क्या है, रोगाणु जो होते हैं
कीटाणु जो होते हैं वो उनके संपर्क में आ सकते हैं। लेकिन अगर हम व्यायाम करेंगे या हमारा जो शरीर है, जो बच्चों का शरीर है, अगर वो स्वस्थ रहेगा तो वो उनके अंदर प्रतिरोध विकसित करना या फिर एलर्जी को रोकने में क्या करता है, मदद करता है। तो जो ये व्यायाम है ये बाल विकास को प्रभावित करने वाला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट तत्व मान लो या कुछ भी ये मान लो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हार्मोन्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्मोन्स। तो यहाँ हार्मोन्स का मतलब होता है कि जो हार्मोन्स का मतलब होता है यहाँ अंतःस्रावी तंत्र, इससे संबंधित होता है। ठीक है। और ये जो होते हैं, जो अंतःस्रावी तंत्र होते हैं, ये हमारे शरीर के विभिन्न जो कार्य होते हैं उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यौवन के समय आपने देखा होगा या फिर ये चीज़ मतलब होती है कि यौवन के दौरान क्या होता है, जो गोनार्ड सेक्स जो हार्मोन्स है उसका क्या होता है, उत्पादन होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना। 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है आपका कि यौवन के दौरान क्या होता है, एक गोनार्ड सेक्स हार्मोन क्या है, इसका उत्पादन होता है, जो लड़कों और लड़कियों में यौन अंगों के विकास और माध्यमिक यौन विशेषता की उपस्थिति को क्या करता है, एक तरह से नियंत्रित करता है। तो कौन सा हार्मोन्स होता है, वो होता है गोनार्ड सेक्स हार्मोन। ओके। तो नेक्स्ट आता है आपका इसमें पोषण। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इसमें पोषण। पोषण जो है ये भी आपका एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि शरीर को खुद को बनाने में और या फिर मरम्मत करने के लिए जो कुछ भी चाहिए होता है वह हमारे द्वारा खाए जाने वाले जो भी भोजन से क्या है, आता है। तो आपने देखा होगा कि कुपोषण से क्या होता है कि जो बच्चे पोषण सही से नहीं लेते हैं उनकी जो वृद्धि होती है और उनका जो विकास होता है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, बच्चे क्या हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर कोई भी इंसान, बच्चा हो या बड़ा हो, अगर वो बहुत अधिक खा रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो आपने देखा होगा कि या तो वो मोटा हो जाएगा या स्वास्थ्य संबंधी उसको क्या है, प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मधुमेह से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सभी क्या है, पोषण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। ठीक है। मस्तिष्क, जो हमारा मस्तिष्क होता है और शरीर के विकास के लिए मोस्टली किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो इसमें आवश्यकता होती है आपकी विटामिन। किस चीज़ की आवश्यकता होती है इसमें, कि जो आपके विटामिन्स होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, आपके कार्बोहाइड्रेट, आपका वसा, इन सब को क्या है, इन सब की क्या होती है, इन सब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये सारे के सारे क्या है, हमारे संतुलित आहार हैं। तो पोषण जो है वो बहुत इफ़ेक्ट करता है आपके बाल विकास को। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें हमारी पारिवारिक प्रभाव। पारिवारिक प्रभाव में आपका क्या होता है, पारिवारिक प्रभाव में क्या होता है कि बच्चों का जो भी पालन और पोषण और उनके जो मनोवैज्ञानिक या फिर सामाजिक विकास के जो तरीके को क्या करता है, निर्धारित करने में जो परिवार है वो सबसे गहरा प्रभाव होता है। कि बच्चा सबसे पहले स्टार्टिंग में कहाँ रहता है, अपने घर के अंदर रहता है। ठीक है। अपने परिवार के पास रहता है। तो जो परिवार है वो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। चाहे पालन पोषण उनके माता पिता या फिर दादा दादी या किसी के भी थ्रू किया जा रहा हो, लेकिन उनके जो कार्यात्मक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए कोई भी बुनियादी प्यार हो या फिर देखभाल हो या शिष्टाचार हो, इन सब की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और सबसे जो सकारात्मक पॉजिटिव जो विकास मोस्टली तब देखा जाता है जब परिवार गतिविधि के माध्यम से बच्चों के विकास में समय और प्यार लगाते हैं।
आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को टाइम देते हैं, उसको प्यार से सारी चीज़ समझाते हैं, मैनर से समझाते हैं, मीन्स जिस तरीके से आप बच्चे को रखोगे वो वही एक्टिविटी करेगा, वही चीज़ सीखेगा वो। तो परिवार का जो है वो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, ये प्रभावित करने वाला एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कारक है। जैसे ही उन्हें, जैसे बच्चा है कोई भी, अगर उसको पढ़ना या फिर उसके साथ खेलना या फिर बातचीत करना, ये सारी चीज़ें हम क्या हैं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका भौगोलिक प्रभाव। यहाँ भौगोलिक परिवार जो है, इसका मीनिंग ये है या ये इस बात पर प्रभाव डालता है कि जो आपका बच्चा है वो कैसा बनता है। भौगोलिक जो परिवार है इसके अंदर यही आता है। जैसे कि वे जिस स्कूल में जाते हैं, मीन्स जो बच्चा है वो कौन से स्कूल में जा रहा है, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग कैसे हैं, समुदाय या फिर उनके जो साथी हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनके द्वारा दिए जाने वाले जो भी अवसर होते हैं, वो बच्चे के विकास को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रभावित करने वाले ही क्या हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को बाहर ले जाने की बजाय घर पर ही क्या करेंगे, मोस्टली आजकल ये चल रहा है, आप देखोगे हर घर में हर बच्चा क्या है, फ़ोन लेके यूज़ करता रहता है कि वीडियो गेम में बिठा दिया, टीवी दिखा दिया या फिर फ़ोन दे दिया। उसको बाहर की जो है एक्टिविटी नहीं कराते, और तब बाहर की एक्टिविटी नहीं कराते और कुछ टाइम बाद तब बच्चा बाहर जाता है तो वो क्या है, जो शारीरिक रूप से क्या है वो अस्वस्थ हो जाता है, या उसको स्वास्थ्य की जो स्थिति के रूप में क्या है एक तरह से प्रभावित करता है जो मौसम होता है। तो इसमें यही है, जो भौगोलिक प्रभाव है बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है बाल विकास में। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति। इसमें क्या होता है कि जो परिवार की सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति है वो बच्चे को मिलने वाले एक तरह से क्या होते हैं, अवसर की जो गुणवत्ता होती है उसको क्या करती है, निर्धारित करती है। इसमें क्या होता है कि बेहतर स्कूल में अगर पढ़ाई करना जो ज़्यादा महंगे होते हैं, आपने देखा होगा, तो जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति का मतलब यही है कि कुछ पेरेंट्स क्या हैं कि वो आर्थिक का मतलब यही है कि हाँ भाई वो एक तरह से पैसा बोल लो या काम काजी बोलो, उसमें क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, तो वो अपने बच्चे को क्या है हर तरीके की फैसिलिटी देते हैं। उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन कराएंगे, घर पे आके पढ़ाएंगे, मीन्स उस पर पूरा ध्यान देते हैं, खाने पीने का हर चीज़ का। लेकिन जो लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, कुछ बच्चे गरीब परिवार से होते हैं, तो वो अच्छा पोषण तक क्या है, अच्छा वो खाना पीना खा ही नहीं सकते, और शैक्षिक संसाधन जो हैं वो उनके पास तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इस तरीके से जो आर्थिक स्थिति है ये भी बच्चे की जो गुणवत्ता है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सीखना और सुदृढ़ीकरण। तो यहाँ आपका ये वाला जो हेडिंग है ये है सीखना और सुदृढ़ीकरण। तो सीखने से मतलब यहाँ यही है कि अगर हम कोई भी चीज़ को रिपीट करते हैं या उसका लगातार अभ्यास करते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट है वो कैसा रिज़ल्ट मिलता है, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आपने देखा होगा कि कोई बच्चा है, ठीक है, एक संगीत वाग यंत्र जो है उसको क्या है वो बजा रहा है, ठीक है, एक ये बच्चा हो गया, ये क्या बजा रहा है, ये एक यंत्र बजा रहा है जिसको हम वाग यंत्र बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए उसको बजा रहे, जैसे जैसे वो क्या करेगा, इसको बजाने का अभ्यास करेगा तो वो इसको बजाने में क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इसीलिए किसी भी पढ़ाए गए पाठ को तब तक दोहराया जाना चाहिए जब तक कि परिणाम जो है प्राप्त ना हो जाए। तो सीखना और सुदृढ़ीकरण का तात्पर्य यहाँ पर यही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है 11 आपका बुद्धि। तो जो बुद्धि है वो बालक के विकास को बहुत प्रभाव करती है, प्रभावित करती है। यदि बालक बुद्धिमान है तो उसमें नवीन क्रिया या फिर कोई भी चीज़ सीखने में क्या होगी, तत्परता दिखाई देगी। ठीक है, अगर बुद्धिमान है तो मतलब कोई भी नई चीज़ होगी वो उसको सीखने के लिए तत्पर रहेगा कि हाँ भाई मेरे को तो ये चीज़ सीखनी है। और उसमें जो परिपक्वता होती है, परिपक्वता
वो क्या होती है, वो शीघ्र आ जाती है, जल्दी से क्या होता है उसमें आ जाती है। लेकिन इसका अपोजिट, अगर इसके विपरीत में अगर हम देखें, जो मंद बुद्धि बालकों का जो शारीरिक विकास है भले ही हो जाए, लेकिन जो उसकी सामाजिक, नैतिक, जो उसकी मानसिक विकास की जो गति होती है वो क्या होती है, धीमी होती है। टर्मन है एक मनोवैज्ञानिक। टर्मन ने क्या करा, बालक के पहली बार चलने या और काम करने की जो अवस्था का है उसका अध्ययन किया। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया। जैसे टर्मन ने क्या किया था, किसने, टर्मन ने बालक की पहली बार चलना और काम करने की अवस्था को क्या किया, अध्ययन किया। तो 13वें जो मास में चलने वाला जो बच्चा होगा वो क्या होगा, प्रखर वाला होगा, ठीक है। 14वें मास में चलने वाला बच्चा सामान्य होगा। 22, देखो मैं बताती हूँ, लिखती हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन आ जाता है आपका। 13वें मास में जो बच्चा चल रहा है वो क्या है, प्रखर है, ठीक है, प्रखर बुद्धि वाला। 14वें मास में जो चल रहा है वो बच्चा कैसे होगा, सामान्य। उसके बाद आएगा 22वें मास, तो ये बच्चा कैसे होगा, ये होगा मंदबुद्धि वाला, ठीक है। और एक आता है उसके बाद 23वां मास, जिसमें 23वां जो मास है उसमें चलने वाले मूड पाए जाते हैं। हम कौन से बालक पाए जाते हैं, मूड बालक, ओके। तो इसी प्रकार बोलने का अध्ययन भी किया इन्होंने। तो 11, 16, 34, 51 मास में जो बोलने वाले बालक हैं इसी क्रम में होते हैं कि प्रखर बुद्धि वाला, सामान्य, मंद, मूड वाला। तो जो बुद्धि है ये भी क्या करती है, प्रभावित करती है बाल विकास को, ओके। नेक्स्ट आता है आपका ग्रंथि का स्राव। ग्रंथि का स्राव, तो ग्रंथि के अध्ययन ने विकास के क्षेत्र में क्या है, एक नवीन, एक नया परिणाम क्या है, रिजल्ट जो है उसको प्रस्तुत किया। इसमें क्या होता है, बालक के विकास पर ग्रंथि के अंतःस्राव का जो प्रभाव है वो पड़ता है। और ये जो प्रभाव होता है वो जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात दोनों दिशा में होता है। ग्रंथि का जो स्राव है इसका जो प्रभाव पड़ता है वो जन्म से पूर्व, कि तब बच्चा गर्भ अवस्था में आ जाता है तो जन्म से पूर्व, और जन्म के बाद, पश्चात, दोनों में क्या है, दिखाई देता है, दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट और लास्ट है इसमें आपका संस्कृति, ठीक है। लास्ट क्या आता है आपका, संस्कृति। तो जो डेनिस हैं, डेनिस, कौन, डेनिस ने बालक के विकास में संस्कृति के प्रभाव का भी अध्ययन किया है। उसने क्या किया, उसने अमेरिका के रेड इंडियन बच्चों तथा शेष सामान्य अमेरिका बच्चों का अध्ययन किया था। जो डेनिस है इन्होंने किसका अध्ययन किया था, अमेरिका के रेड इंडियन स्टूडेंट, या फिर बच्चे बोल दो, बच्चों का और शेष सामान्य अमेरिकी बच्चों का अध्ययन किया था। और उसने रिजल्ट निकाला था कि सांस्कृतिक विभिन्नता होते हुए भी जो रेड इंडियन बच्चों की सामाजिकता तथा गत्यात्मक अनुक्रिया क्या रहती हैं, समान रहती हैं। लाइक जैसे शर्म, ठीक है, जो रेड इंडियन वाले हैं इनमें क्या होती है, शर्म, भय आदि का क्या है, विकास सामान्य आयु स्तर पर होता ही है, ठीक है। तो ये थे आपके बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें आपका आता है जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है विकास और अधिगम, ठीक है। क्या हेडिंग है आपकी, हेडिंग आती है आपकी विकास
विकास और अधिगम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास और अधिगम के अंदर क्या संबंध है या जो भी है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो सीखना है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कि जो सीखना होता है वो हमारी लाइफ टाइम क्या है, चलता रहता है। हम कुछ ना कुछ हर जगह सीखते रहते हैं। इसे किसी आयु वर्ग से जोड़ा नहीं जा सकता। ये फैक्ट है कि जो सीखना होता है उसको किसी आयु से नहीं जोड़ सकते कि हाँ भाई हम 2 साल के हैं तो हम सीखेंगे, लेकिन 10 साल के हो जाएंगे तो हम नहीं सीखेंगे, या हम 50 साल के हो जाएंगे तो तब नहीं सीखेंगे। तो कोई भी जो आयु वर्ग होता है उससे इसको जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, आगे आता है इसमें अधिगम और विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। कि जो विकास होता है और जो अधिगम होता है ये एक दूसरे से क्या है, अंतः संबंधित होते हैं। आगे इसमें आपका आता है कि अधिगम और विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कि जो विकास है वो अधिगम को प्रभावित करेगा और जो अधिगम है वो विकास को प्रभावित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें आगे आता है विकास और अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते। ऐसा नहीं है कि विकास जो है जिस गति से आगे बढ़ रहा है तो जो अधिगम है, सीखना है, वो भी उसी प्रकार से उसी गति के साथ आगे बढ़े। बालक की विकास अवस्था का ज्ञान यदि शिक्षक को होगा, जो कोई भी बच्चा है उसकी विकास की अवस्थाएं होती हैं, अगर उसका ज्ञान शिक्षक को होगा तो वह शिक्षण विधि तथा वातावरण को बालक के अनुकूल करने में मदद करेगा। ये कोई भी मान लो बच्चा है, ठीक है, उसके विकास की जो अवस्था है उसके बारे में नॉलेज है किसको, टीचर को। मीन्स टीचर को पता है कि कौन सी शिक्षण विधि मैं यूज़ करूँ या किस तरीके का मैं इन्वायरमेंट करूँ कि जो बालक को अनुकूल करने में क्या करे, एक तरह से मदद करे। ठीक है, आगे इसमें है आपका मदद करे। आगे आता है बालक चाहे समान आयु के हों या मिश्रित आयु वर्ग के, शिक्षक के लिए विकास का ज्ञान महत्वपूर्ण है। कि जो टीचर है उसके लिए विकास का जो ज्ञान होता है वो महत्वपूर्ण होता है। बालक चाहे सेम एज के हों या फिर मिश्रित, मतलब अलग अलग एज के या आयु वर्ग के हों। ठीक है, और यही वजह है कि पाठ्यक्रम के बाल विकास और जो शिक्षण है वो एक सिद्धांत के रूप में दिया गया है। कि जो पाठ्यक्रम का जो बाल विकास का शिक्षण है वो किसके रूप में दिया गया है, एक सिद्धांत के रूप में दिया गया है। तो आपको क्लियर हुआ यहाँ पे कि जो विकास है और जो अधिगम है वो एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से किस तरीके से ये संबंधित होते हैं। ठीक है, और इनकी जो गति होती है वो समान बिल्कुल भी नहीं होती। इसमें मेन यही है कि कोई भी बच्चा है, अगर हमें उसकी विकास की अवस्था का अगर हमें ज्ञान है तो जो टीचर है वो शिक्षण विधि और जो वातावरण है वो बालक के अनुकूल करने में क्या करेगा, एक तरह से मदद करेगा। तो यहाँ होती है आपकी वीडियो ख़त्म, समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा आनुवांशिकता, और जो वातावरण है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो आनुवांशिकता की जो अवधारणाएं होती हैं वो होता क्या है, उसका जो प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ता है। इसी तरीके से वातावरण क्या होता है आपका, उसका जो प्रभाव है वो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, थोड़ा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो यूनिट फर्स्ट का जो ये टॉपिक है ये पार्ट 3 में ही आपका कंप्लीट हो पाएगा। आज क्लास 2 थी, जो क्लास इसकी 3rd होगी उसमें ये जो टॉपिक है आपका जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके।
तो यहाँ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको क्लियर करेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक, किसी भी हेडिंग से रिलेटेड, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक है। और जो कल वाली वीडियो, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, क्लास जो आएगी, उसमें MCQ भी होंगे, आपके कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, क्योंकि रीट एग्ज़ाम में इन टॉपिक के अंदर से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।